हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। इससे पहले हमने 3 आयोग को कंप्लीट कर लिया था, जो कि एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज मैं जो आपको केंद्रीय सूचना आयोग बताने वाली हूँ, एकदम ताज़ा अपडेट के साथ बताने वाली हूँ दोस्तों, और ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होगा। तो आप देखिए बिल्कुल फटाफट और जल्दी से आपके माइंड में यह चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह सूचना होती क्या है, सूचना है क्या। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सूचना का मतलब होता है कि किसी घटना या कार्य के तथ्य को लोगों को अवगत कराना, है ना। किसी कोई भी घटना हुई है, कोई या कोई कार्य हुआ है, तो उसको लोगों से अवगत कराना, लोगों को बताना, यही एक सूचना है ना, सरल शब्दों में। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि ये सूचना का अधिकार जो है, यह भारत में कब आया, कैसे आया, और इस भारत से पहले विश्व में यह कब आया था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यह विश्व में स्वीडन में सबसे पहले आरटीआई लाया गया था। तो इसमें 1766 जो है, तो 1766 में स्वीडन में यह लागू किया गया था। इसके बाद फिर अपने भारत की अगर मैं बात करूँ, तो भारत में 1997 में सबसे पहले शौर्य समिति की अध्यक्षता ने तमिलनाडु में आरटीआई का गठन किया था। और जो ये तमिलनाडु में पहले लाया गया राज्य में, इसके बाद मध्य प्रदेश में फिर लाया गया 2002 में। तो मध्य प्रदेश में मतलब राज्यों में, भारत में पहले राज्यों में लाया गया, उसके बाद फिर जब 2002 में मध्य प्रदेश में लाया गया, उसके बाद फिर केंद्र सरकार ने 2002 में एक बिल पेश किया आरटीआई का, है ना। तो ये बिल पेश किया, तो फिर जो बिल था, यह विधेयक 12 मई 2005 में आरटीआई एक्ट 2005 पारित हो गया। तो ये मैंने लिखा है कि 2002 में मध्य प्रदेश में लागू किया गया। इससे पहले विश्व में स्वीडन में पहला देश सूचना का अधिकार लाने वाला पहला देश था 1766 में। अब सूचना का अधिकार लागू करने वाला भारत 5वां राज्य है। इससे पहले भारत 5वां देश है, सॉरी 5वां देश है। इससे पहले 4 देश ला चुके थे। और जो भारत में इसे 12 मई 2005 में आरटीआई एक्ट 2005 के तहत पारित कर दिया गया था, और लागू कर दिया गया 12 अक्टूबर 2005 से अधिनियम की धारा 12 के तहत, है ना। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों 2019 में इसमें संशोधन भी कर दिया गया है, अभी 2019 में। तो इसमें पहले ये था कि केंद्र और राज्य का जो सूचना आयोग है वह और उसके जो कार्य हैं, वह केंद्र सरकार ही पहले मतलब जो केंद्र सरकार है वही केंद्र सरकार केंद्र के देखती थी, और राज्य सरकार राज्य के कार्य देखती थी। लेकिन अब 2019 के बाद से जो अमेंडमेंट लाया गया, तो उसके बाद से अब केंद्र सरकार ही राज्य और केंद्र दोनों के कार्य को देखेगी, ऐसा कहा गया है ना। तो जो राज्य सूचना आयोग है, तो राज्य सूचना आयोग लाया गया है इस अधिनियम के धारा 15 के अनुसार। और जो अपना केंद्रीय सूचना आयोग है, यह लाया गया है धारा 12 के अनुसार। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग का परिचय, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एग्जाम में तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग का परिचय क्या है। तो दोस्तों अभी जैसा कि मैंने बताया कि इसकी स्थापना जो है 12 अक्टूबर 2005 को केंद्र सरकार के द्वारा हुई थी। इसकी प्रकृति है सांविधिक निकाय, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि यह तो अधिनियम के द्वारा लाया गया है, इसलिए यह सांविधिक तो होगा ही, है ना। इसके बाद हम देख लेते हैं अधिनियम। तो कौन सा अधिनियम है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह लाया गया है। अब दोस्तों मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और प्रथम आयुक्त जो है वह है वजाहत हबीबुल्लाह, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यह नाम को नहीं भूलिएगा, वजाहत हबीबुल्लाह, है ना। अब दोस्तों जो कि अभी कल की ही न्यूज़ है, ये कल की अपडेट है, बिल्कुल ताज़ा अपडेट है दोस्तों। वर्तमान आयुक्त जो अभी बनाए गए हैं हीरालाल सामरिया, जो कि कल की डेट में ही जिन्होंने राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ली है, राष्ट्रपति ने जिन्हें शपथ दिलाई है,
हीरालाल सामरिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह क्वेश्चन आने ही वाला है, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों, देश के ये पहले दलित सूचना आयुक्त बने हैं, है ना। इससे पहले यह जो अन्य सूचना आयुक्त थे इसी में, लेकिन अभी अब ये मुख्य सूचना आयुक्त बना दिए गए हैं। और इनका स्थान, ये इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो अभी इनसे कल के पहले जो थे ये थे YK सिन्हा, यशवर्धन कुमार सिन्हा का स्थान इन्होंने लिया है। और अन्य सूचना आयुक्त भी 2 बने हैं, जिसमें है एक श्रीमती आनंदी रामलिंगन और विनोद कुमार तिवारी, है ना। तो ये कल की अपडेट है, ये तो याद ही रखिएगा आप, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रथम महिला आयुक्त दीपक संधू बनी थी। प्रथम महिला मुख्य आयुक्त दीपक संधू बनी थी। अब दोस्तों, अब ये मुख्य आयुक्त तो बन ही गए हैं, लेकिन ये इनकी योग्यताएं क्या होंगी जब ये मुख्य आयुक्त बनेंगे, तो ये भी जान लेते हैं। मुख्य आयुक्त ये कब बनेंगे, सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त, जब इन्हें विधि का ज्ञान होगा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा से संबंधित हो, या प्रबंध पत्रकारिता, प्रशासन, प्रख्यात जनजीवन का अनुभव या जनसंपर्क विभाग का अनुभव हो, तभी यह मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं। तो योग्यताएं तो याद रखनी ही हमें, तो ये तो ऐसे ही याद हो जाएंगी, 2-3 बार आप पढ़िएगा। दोस्तों, बिना रिवाइज के कुछ भी याद नहीं होता, रिवीजन करो और लिख लिख के पढ़ो। जैसे मैं जानबूझ के अपनी नोट्स के द्वारा आपको समझाती हूँ, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आए और आप भी बार बार लिख के ही याद कर सकते हो। आप सोचो कि मैंने एक बार पढ़ लिया और वह याद हो जाए, वह चीज़ याद नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं, परंतु हाँ दोस्तों, ये जान लीजिए, परंतु संसद में या राज्य विधायिका या किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। या तो संसद में भी नहीं होना चाहिए, राज्य विधायिका में भी नहीं होना चाहिए, या किसी लाभ के पद पर ना हो, तभी यह सूचना आयुक्त बन सकते हैं या अन्य आयुक्त बन सकते हैं। ये तो समझ आ गया ना। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इनकी पदावधि क्या होगी। दोस्तों, पदावधि से पहले आयोग की संरचना को भी हम समझ लेते हैं। तो जिसमें मैंने आपको बताया है कि एक मुख्य सूचना आयुक्त तो होगा ही, और अधिकतम कितने, अधिकतम 10, और इससे ज़्यादा नहीं, 10 से ज़्यादा नहीं, अधिकतम 10 सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। फिलहाल 7 हैं। और नियुक्ति जो है, तो नियुक्ति किसके द्वारा होगी इनकी, राष्ट्रपति द्वारा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। और कैसे होगी राष्ट्रपति द्वारा, तो चयन समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति होगी। तो चयन समिति में कौन कौन शामिल होगा, तो चयन समिति में प्रधानमंत्री तो होंगे ही, है ना। लोकसभा में विपक्ष के नेता भी होंगे, अगर नहीं हुए तो कोई भी बहुमत दल के नेता काम आ जाएंगे, है ना, या फिर और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री जिन्हें चाहे उन्हें यहाँ पर इस समिति में ले सकते हैं। तो ये 3 इसमें शामिल रहे। अब दोस्तों, हम पदावधि की अगर बात करें तो 2019 के संशोधन के पहले 5 वर्ष का कार्यकाल था इन लोगों का, लेकिन अब 5 वर्ष का कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष का कार्यकाल कर दिया गया है, और 24 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना द्वारा, है ना। तो अब ये 3 वर्ष तक ही रह सकते हैं, और 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी इन्होंने पहले पूरी कर ली हो, तब तक यह इस पद पर रह सकते हैं। तो 2019 के संशोधन के बाद यह हुआ है। अब जान लेते हैं कि इनकी पदावधि, जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनकी पदावधि कौन तय करेगा। तो ये केंद्र सरकार दोनों की पदावधि तय करती है, पर पुनः नियुक्ति नहीं है इनकी। आप देखेंगे इनकी लिस्ट में, तो इनकी लिस्ट में कोई किसी का नाम दोबारा नहीं आया है, ये इन्हें पुनः नियुक्ति नहीं होती है इन लोगों की। अब शपथ कौन दिलाएगा, तो जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि राष्ट्रपति द्वारा ही शपथ दिलाई जाएगी। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति, मतलब शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएंगे और त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देंगे। वेतन और सेवा शर्तें जो है, तो वेतन और सेवा शर्तें कौन तय करेगा, तो केंद्र सरकार तय करेगी, है ना। वेतन और सेवा शर्तें केंद्र सरकार तय करेगी, लेकिन शपथ और त्यागपत्र कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति ही दिलाएंगे, ये याद रखिएगा, है ना। जो पैसे देने वाला काम है भैया, वो केंद्र सरकार करेगी, और शपथ और त्यागपत्र जो है फर्स्ट एंड लास्ट की चीज़ें कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। अब जान लेते हैं इनकी जो पेमेंट है वो कितनी होती है। तो 24 अक्टूबर 2019 के बाद से तो जो मुख्य सूचना आयुक्त है, तो उनकी पेमेंट होगी 2.5 लाख अध्यक्ष की होगी और 2.25 लाख सदस्य की होगी।
अब दोस्तों धारा 13(5) जो है, मैं धाराओं के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, क्योंकि धाराएं तो आप लोग सोचेंगे मैम हमें कंफ्यूज कर रही हैं, तो धाराओं को आप याद मत रखिए, जो पॉइंट है उन्हें याद रखिए, है ना, धाराएं नहीं पूछता है। तो आयोग को कर्मचारी केंद्र सरकार ही देगी, है ना, केंद्र सरकार ही कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, केंद्र सरकार ये काम करेगी। कौन से काम करेगी? तो केंद्र सरकार इन्हें वेतन और सेवा शर्तें देंगी और कर्मचारी भी उपलब्ध कराएगी। अब जो सेक्शन 14 है, इसमें हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि हटाने की प्रक्रिया कैसे होगी। तो इसके बारे में देख लेते हैं हम। हटाने की प्रक्रिया में केवल साबित कदाचार के आधार पर हटाया जाएगा और असमर्थता के आधार पर, मतलब कोई भी कार्य को करने में असमर्थ है, और साबित कदाचार मतलब उन्होंने जो कार्य किया है, गलत कार्य किया है, तो वह साबित हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगी और उसके बाद उन्हें पद से हटा देगी। या फिर बिना जांच के सुप्रीम कोर्ट कैसे हटाए, बिना जांच के कैसे हटाया जाएगा इन्हें? तो अगर वे दिवालिया हो गए हों, विकृत हो गए हों, अस्वस्थ हो गए हों, तो जांच के बिना इन्हें पद से हटाया जा सकता है। बस इतना याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक कवर करेंगे, और ये हमारे शायद 2 वीडियो में ही मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी दोस्तों। और दोस्तों पढ़ाई को ऐसे पढ़िए जैसे हम लोग कोई किसी भी खेल में भाग लेते हैं, या कोई भी कहना चाहिए कि कोई भी मनोरंजन की चीज़ें होती है, वैसे तो दोस्तों अपने को बहुत अच्छे से याद होता है। मैं भी बहुत एंजॉय कर कर के आपको पढ़ाती हूँ दोस्तों, और मेहनत भी करती हूँ लिख लिख कर। तो दोस्तों आप लोग भी आप सोचें कि हम लेक्चर सुन के हम लोग याद रख लेंगे सारी चीज़ों को, या बस बुक से ही हम पढ़ लेंगे और हमें याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे आपको बिल्कुल बारीकी से याद नहीं होगा। लिखने भी बैठो तो बिल्कुल अकेले, क्योंकि लिखते टाइम भी अगर माइंड कहीं और है तो लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। इसीलिए किसी भी चीज़ को पढ़ते हुए लिखो, और अगर बीच में हमें उसकी बारीकियाँ बहुत अच्छे से समझ आती है, और लिख लिख के याद करो। मैं नोट्स जो बना रही हूँ एकदम शॉर्ट नोट्स हैं, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और याद भी बहुत अच्छे से होगा दोस्तों। मैं कोई ऐसे मतलब बुक ही नहीं ला रही हूँ आपके लिए कि आप लोग उसे पढ़े ना देखें ना दोस्तों, बहुत अच्छे से याद होगा, और लिख लिख के याद करिए, मेरा सजेशन तो यही है। और इस जो नेक्स्ट अपना दिसंबर में अभी MPPSC का एग्ज़ाम है, तो आप लोग एकदम रिलैक्स होकर तैयारी कीजिए, जितनी तैयारी है उतनी करिए। नेक्स्ट में फिर हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए, मस्त रहिए।